डॉक्टर, हम दिल और दिमाग की बहुत बात करते हैं, हम बोलते हैं कि दिल नहीं मानता, दिमाग मेरा ये बोल रहा है, तो एक्चुअल में जो मेमोरी होती है वो किस चीज पे डिसाइड होती है? दिल का कुछ रोल होता है या दिमाग का ही रोल होता है? देखिए, मेमोरी सारा कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन के कुछ सेंटर्स होते हैं जो कार्डियक मॉनिटरिंग करता है, कार्डियक एक्टिविटी करता है। बट अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो डेफिनेटली इट इज द ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल द मेमोरी। दिल डेफिनेटली हमारी हार्ट की एक्टिविटीज होती हैं, हार्ट के हमारे अपने फंक्शंस होते हैं, हार्ट की रिदम होती है। लेकिन अगर सेंटर की बात करें तो वो हमारा ब्रेन ही होता है। डेफिनेटली ब्रेन में इमोशन सेंटर्स भी होते हैं, तो वो इमोशनल सेंटर्स किसी में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, किसी में कम एक्टिव होते हैं। ठीक है, हमारे हाथ में पूरी तरीके से नहीं होता कि हम उसको ज़्यादा एक्टिवेट कर सकें, लेकिन डेफिनेटली देयर आर इमोशन सेंटर्स, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि यार ये बड़ा इमोशनल बंदा है, ये बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, बिकॉज हमारा वो सेंटर ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। तो वो ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, यस। मतलब इसमें दिल का कोई रोल नहीं है? इसमें दिल का कोई रोल नहीं है, ये हमारा ब्रेन है, वो इमोशनल सेंटर है, वो कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को। बिकॉज हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। जैसे अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स की बात करें, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये इतने न्यूरोट्रांसमीटर्स के नाम हैं, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। कुछ कहता है मूड को कंट्रोल करता है, कुछ हमारे थिंकिंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। डॉक्टर, आपने स्लीप के बारे में बात की थी, मुझे ये जानना था, ये चीज आई थिंक बहुत से लोगों को एक्साइट करती है कि ड्रीम्स क्यों आते हैं? जी, देखिए, स्लीप अगेन अपनी ना एक साइकिल्स होती हैं, स्लीप फेजेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन रेम स्लीप, रेम स्लीप। ये एक लॉगली कई बार लोगों ने सुना होगा, एनआरईएम स्लीप और रेम स्लीप कहते हैं। नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नॉन रेम और रेम स्लीप क्या होता है? जब भी हम सोने जाते हैं तो नॉन रेम रेम स्लीप दोनों साइकिल्स होते हैं। जब भी हम स्टार्ट करते हैं अपनी नींद को तो वो नॉन रेम स्लीप होती है, बाद में वो रेम स्लीप हो जाती है। तो ये नॉन रेम रेम साथ साथ चलती है। अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ द स्लीप, शुरू के 3-4 घंटे में, वहाँ पे नॉन रेम स्लीप ज़्यादा कॉमन होती है, ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए रहती है। सेकेंड हाफ स्लीप में रेम स्लीप ज़्यादा कॉमन होते हैं, इसीलिए हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो ज़्यादातर हम रेम स्लीप में देखते हैं। दैट इज़ नॉट अ नॉन रेम स्लीप। इसीलिए आप कभी भी देखो कि सेकेंड हाफ ऑफ द फेज, जब हम अगर हम बात करें कि 2, ढाई, 3 बजे के बाद वाला जो फेज होता है, दैट इज़ अ रेम स्लीप। वो हमारी सबसे ज़्यादा कहें तो ज़्यादा गहरी नींद होती है, एंड वही नींद है जिसके सपने भी हमें याद रहते हैं, बिकॉज दैट इज़ अ रेम स्लीप। जो थोड़ा जो उसका ड्यूरेशन है वो लंबा हो जाता है, जो हमारे सपने भी वो हमें जब याद रहते हैं सुबह, बिकॉज ऑफ रेम स्लीप। तो स्लीप हम तब कहते हैं किसी को प्रॉपर होती है जब नॉन रेम रेम स्लीप दोनों हो। कई स्लीप की प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को नॉन रेम होते हैं लेकिन रेम स्लीप आता ही नहीं है, क्योंकि स्नोरिंग होती है, लोगों को खराटे आते हैं, लोगों की स्लीप टूटती है, जिसकी वजह से पेशेंट या जिसकी भी स्लीप की प्रॉब्लम है वो नॉन रेम तो आ पा रही है लेकिन रेम आ ही नहीं पा रही है। तो ऐसे में तुरंत किसी को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को, कि मेरी स्लीप क्यों नहीं प्रॉपर हो पा रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी जो स्लीप साइकिल है वही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ओके डॉक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके अभी तक के जो करियर में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा रहा है? देखिए, एज अ न्यूरोलॉजिस्ट अगर हम बात करें तो सबसे हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड, पैशनेट, चैलेंजिंग, बिकॉज मेरा खुद का एक पैशन है न्यूरोलॉजी में भी, स्ट्रोक पेशेंट्स को लेके। स्ट्रोक अगेन, जिसको हम लोग पैरालिसिस, लकवा हिंदी में कहते हैं, ये ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमनली हम लोग अपने न्यूरोलॉजी में प्रैक्टिस में देखते हैं। आज के टाइम पे यंगस्टर्स जो हम लोग बोलते हैं, यंग पॉपुलेशंस, उसमें भी स्ट्रोक्स कॉमनली नंबर्स बढ़ रहे हैं। हर चौथा पेशेंट एक यंग स्ट्रोक का पेशेंट होता है, बहुत उसके रीजंस अलग अलग होते हैं। सो चैलेंजिंग केसेस अक्सर हम स्ट्रोक में देखते हैं। पेशेंट हमारे पास आ रहा है, अभी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, 1 घंटे पहले ठीक था, अचानक से पैरालाइज हो गया। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग जब ट्रीट करते हैं तो वो हमें एक अलग सा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देता है, अलग सा एक लगता है कि हमने किसी को लाइफ सेव किया। बिकॉज आप भी समझ सकते हो, किसी को पैरालाइज हो जाए, किसी की आवाज़ चली जाए, किसी का हाथ पाँव काम करना बंद कर दे, किसी को दिखना बंद कर दे, सडनली जब हम उसको ट्रीट करते हैं, चाहे वो हमारी दवाइयाँ हों, इंजेक्शंस हो, थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं, 15 से 20% में हमें सर्जरीज भी करनी पड़ती है। ऐसे मरीजों को जब आप ठीक करके जब आप वापस भेजते हो तो वो जो एक उनका एक हीलिंग होती है, मतलब वो नेक्स्ट लेवल की, और एक डॉक्टर की जो सेटिस्फैक्शन होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। आपको कैसा फील होता है उसके बाद? देखिए, मुझे ये लगता है कि हम उस टाइम पे केवल और केवल एक पेशेंट को नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को ट्रीट किए। बिकॉज कहते हैं ना, किसी को स्ट्रोक या लकवा होता है तो वो केवल पेशेंट को इम्पैक्ट नहीं करता, वो पेशेंट की फैमिली को एज अ सोशल एक हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है उस फैमिली का, उस पेशेंट के तहत। तो हम लोग केवल एक पेशेंट को नहीं ठीक कर रहे हैं बल्कि पूरी फैमिली को ठीक करते हैं। इसीलिए जब भी एक पेशेंट ठीक होकर जाता है
तो वो केवल एक दुआ नहीं देता एक पेशेंट डॉक्टर को, बल्कि उसकी पूरी फैमिली दुआ पूरी देती है। फैमिली देती है, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने, क्योंकि फैमिली का ज्यादा रोल होता है। जी। वुड से पेशेंट तो उस प्रॉब्लम से गुजर ही रहा है, लेकिन फैमिली वालों पर जो बीतती है ना, वो एक अलग ही प्रोसेस रहता है उनका भी। जी। ऑल्सो डॉक्टर, इससे मेरा एक और सवाल है आपसे, जब हम आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा हम एक्सपोज हो चुके हैं चीज़ों के, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो लाइट हो, या जो भी चीज़ हो, या इन्वायरमेंट हो, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। आजकल ब्रेन ट्यूमर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपने स्ट्रोक की बात कही थी, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करते हैं, उसके केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या रीज़न है, क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर अगर मैं बात करूं तो कई बार ना नाम बड़ा डर सा लगता है ब्रेन ट्यूमर, लेकिन अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं इसका, ब्रेन ट्यूमर कॉमनली जो होते हैं ना, दे आर बिनाइन ट्यूमर्स। ठीक है, Benign tumors, तो हाँ। मतलब अगर हम बात करें आंकड़ों की, समवेयर अराउंड 80% से ज्यादा दे आर बिनाइन ट्यूमर्स। Benign tumors क्या होते हैं? क्या होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स? मतलब ये ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिनको आप डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको कुछ टेस्ट करेंगे, पता चल जाएगा कि हाँ ये बिनाइन ट्यूमर है, उसको आसानी से ट्रीट करते हैं। 15-20% ऐसे ट्यूमर्स होते हैं, दे आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जो हमें, जिसका जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, जो ट्रीटमेंट रेजिम होता है, वो बड़ा अलग होता है। सर्जरी के अलावा रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्यूमर्स आर ब्रेन ट्यूमर्स। तो लेकिन जब आदमी गूगल करे, जब आदमी किसी से बात करे, तो क्या होता है, बड़ा डर जाता है, अरे इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। बट समझने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ ट्यूमर्स आर ब्रेन ट्यूमर्स, आर बेनाइन ट्यूमर्स। हम कैसे फर्क करते हैं बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर को? सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं दोनों के। लोगों को अगर बहुत लंबे टाइम से हेडेक्स शुरू हो गए, थोड़ा हेडेक का पैटर्न चेंज हो रहा है, सुबह उठने के बाद ज़्यादा हेडेक्स होते हैं, मान लो किसी को वॉमिटिंग होती है सुबह उठने के बाद, दिखने में दिक्कत हो रही है, धुंधलापन आ रहा है, अचानक से दौरा पड़ना शुरू हो गया किसी को, मिडिल एज या एल्डरलीज को, ऐसे में ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना ज़्यादा होती है। हम जब ऐसे मरीजों को टेस्ट करते हैं, स्कैन्स करते हैं, आज की डेट में MRI अवेलेबल हैं, तो हम जब CT स्कैन्स तो है ही, तो हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि देखिए कि हाँ ये ट्यूमर है, और ये बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। कुछ और जैसे परफ्यूजन स्कैन्स हो गए, पेट स्कैन हो गए, ये ऐसे स्कैन्स आज के डेट में बड़े कॉमनली हम लोग अब करते हैं। फंक्शनल स्कैन्स होते हैं, फंक्शनल MRI होते हैं, जिससे हम बता पाते हैं कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। कभी कभी जब हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट पे, तो जब हमें सर्जरी करनी पड़ती है, जब हम उसकी बायोप्सी करते हैं, हमें बहुत क्लियर पता चल जाता है कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। सो बेनाइन मैलिग्नेंट दोनों तरह के ट्यूमर्स होते हैं, बच्चों में अलग कॉमन, बड़ों में अलग कॉमन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्यूमर को पहचानना कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट है। बिल्कुल। और सर, जितने भी ट्यूमर्स होते हैं सारे कैंसरस होते हैं? सो ये अलग वाली बात है कि ट्यूमर और कैंसर, कई बार लोग बोलते हैं कि कैंसरस ट्यूमर्स, हाँ सेम है, बिकॉज ट्यूमर यूजुअली हम लोग यूज करते हैं एक सॉलिड को, मतलब कोई भी अगर किसी सॉलिड ऑर्गन में हो रहा है, चाहे वो ब्रेन हो, लीवर हो, किडनी हो, वहाँ हम ट्यूमर यूज करते हैं। कैंसर यूजुअली हम यूज करते हैं कॉमनली वर्ड जहाँ ब्लड की बात करें। सो यूजुअली ट्यूमर इज समथिंग जो कैंसरस होता है, नो डाउट, बट दैट इज मोर टू सॉलिड ऑर्गन्स। कैंसर्स यूजुअली हम यूज करते हैं जो ब्लड कैंसर्स होते हैं, ठीक है। बहुत लोग कई बार नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन हम लोग अगर मेडिकल फर्टिलिटी की बात करें, ट्यूमर्स मेनली हम लोग सॉलिड ऑर्गन्स के लिए यूज करते हैं। कैंसर्स यूजुअली हम लोग यूज करते हैं जो ब्लड कैंसर्स, इस तरह के जो हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स हैं उसमें ज़्यादा यूज करते हैं। ओके। एंड ब्रेन कैंसर जो होता है, ब्रेन ट्यूमर की अगर हम बात करें, कैसे बनता है बॉडी में, कैसे शुरुआत होती है इसकी? जो हमारे, मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि हमारे इतने 10 अरब ऑफ न्यूरॉन्स हैं। यूजुअली क्या होता है, कुछ न्यूरॉन्स कभी कभी ओवर ग्रोथ करने लगते हैं बहुत तेजी से, बिकॉज उसमें म्यूटेशन होने लगता है। तो वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स जब हो जाते हैं तो वो ट्यूमर पैदा कर जाते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, जिनको हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, हमारा अपना बॉडी सिस्टम उसको चेक नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन। अब ऐसे में जब कोई भी चीज़ पैदा होती है तो यूजुअली वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेती है। अब अलग बात है कि हाँ वो बेनाइन है कि कैंसरस है, लेकिन अगर आप जैसे पूछा कि ये क्यों हुआ इसलिए बिकॉज एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ हो गई, बिकॉज उनको कंट्रोल नहीं हो पाया, उनको म्यूटेशन हो गई, दैट्स रीजन की वो ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई। क्या जेनेटिक फैक्टर्स या लाइफस्टाइल फैक्टर्स मैटर करते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स डेफिनेटली। अगर जैसे हम किसी को बात करें कि रिस्क फैक्टर्स की ट्यूमर होने की क्या वजह है, आज के दौर पे हमारी जो लाइफस्टाइल है, यूजुअली कॉमन अगर हम ट्यूमर के रिस्क फैक्टर्स की बात करें, जैसे कुछ कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। हम लोग कभी कभी फैक्ट्रीज में ऐसे काम करते हैं जहाँ पे कार्सिनोजेनिक चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ट्यूमर होने का रिस्क हमेशा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। या फिर पेस्टिसाइड्स हैं, पॉल्यूशंस हैं, ये भी एक तरह से ट्यूमर पैदा करने का रिस्क हमेशा बढ़ा देते हैं। तभी हम कहते हैं ना ट्यूमर के नंबर क्यों बढ़ रहे हैं। भाई ट्यूमर के नंबर अगर हम बढ़ें
तो कई फैक्टर हैं, इट्स नॉट ओनली द जेनेटिक फैक्टर हार्डली 5% प्ले करता है, हार्डली 5%, बट देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम देख रहे हैं AQI हमारा कभी भी इतना खराब चल रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ट्यूमर को रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमारे अपने नर्व सेल्स जब इस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ये एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं और वो ट्यूमर पैदा करने लगते हैं। ओके, और ये जो ब्रेन ट्यूमर है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक फैल सकता है? डेफिनेटली जो अलग अलग फैलने वाला पार्ट ऑफ कैंसर होते हैं, ट्यूमर होते हैं, उसको मेटास्टैटिक कहते हैं हम लोग। मेटास्टैटिक वो ऐसा कैंसर होता है जो ब्रेन में भी हो सकता है, अलग अलग बॉडी पार्ट में हो सकता है। लेकिन अगर हम केवल ब्रेन ट्यूमर की बात करें, यूजुअली दैट इज ओनली कन्फाइंड टू ब्रेन, केवल ब्रेन में रहता है। ये अलग बात है कि ब्रेन के किस हिस्से में, आगे वाले हिस्से में, पीछे हिस्से में। कई बार हम लोग पीछे का ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, जिसको हम लोग छोटा दिमाग कहते हैं। छोटा दिमाग का ब्रेन ट्यूमर इज मोर कॉमन इन बच्चों में, जिसको मेडुलोब्लास्टोमा कहते हैं। वो बच्चों में हम ज्यादा देखते हैं, पीछे वाला ब्रेन ट्यूमर। आगे वाला ब्रेन ट्यूमर जिसको हम ग्लायोमा है, मेनिंजियोमा है, ये सारा हम लोग कॉमनली बड़ों में देखते हैं। तो ये ब्रेन ट्यूमर्स के पार्ट है ना जो आप बता रहे हैं, ग्लायोमा है? नहीं, ये सारे ब्रेन ट्यूमर के टाइप्स हैं। ओके, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बेनाइन, मैलिग्नेंट। बेनाइन में हम लोग कॉमनली मेनिंजियोमा देखते हैं, ग्लायोमा देखते हैं, डीनेट देखते हैं, ये सारे नाम हैं। अगर हम मैलिग्नेंट की बात करें तो मैलिग्नेंट के फॉर्म में हमारे ग्लायोब्लास्टोमा, लिम्फोमा, ये सारे के सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। सो ये नाम है ट्यूमर्स के। अब ये नाम कैसे पड़े? सेल्स के नाम पे। कुछ सेल्स जो है टिपिकल ग्लायल सेल्स, उसके नाम पे ग्लायोब्लास्टोमा पड़े, लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोमा, ये अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जिसके नाम पे ये ट्यूमर के नाम पड़े। ओके, और ये जितने भी आपने नाम बताए इनमें सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा होता है? डेंजरस अगर मैं बात करूं, बच्चों में डेफिनेटली हम लोग उसको मेडुलोब्लास्टोमा कहते हैं, जो मैंने बताया था कि छोटे ब्रेन में जो ट्यूमर होता है वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। बड़ों की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको हम ग्लायोब्लास्टोमा, वो ज़्यादा डेंजरस होता है। डेफिनेटली कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो रिकर होते हैं, मतलब अगर हम उसको ऑपरेट भी कर दें तो आगे दोबारा होने के चांसेस भी होते हैं। बट अगर मैं डेंजरस की बात करूं, डेफिनेटली बड़ों में ग्लायोब्लास्टोमा, बच्चों में मेडुलोब्लास्टोमा, ये दो कॉमन ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ओके, और जैसे अभी आपने ट्यूमर्स के कुछ सिम्टम्स भी बताए थे कि आपको पेन होता है, हेडेक होता है बार बार, और आपको एकदम नौशिया जैसा अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स, अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह उठते ही किसी को हेडेक्स हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये एक साइन हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का। ओके, लेकिन सर आई थिंक माइग्रेन में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है? देखिए, माइग्रेन के जो हेडेक्स होते हैं, यूजुअली हम कहते हैं किसी को बहुत लंबे टाइम से हेडेक्स हो रहे हैं, राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है, पूरे सर में होता है। लोगों को स्टिमुलस सेंसिटिव होता है। स्टिमुलस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है? जैसे धूप में जा रहे हैं, शोर शराबे में जा रहे हैं, डीजे लाइट्स में बहुत से आवाज़ें हैं, परफ्यूम्स हैं, फ्रेगनेंस हैं, खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से, ये ज़्यादा ट्रिगर होते हैं माइग्रेन हेडेक्स में। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लॉन्ग हेडेक्स, मतलब बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं। अब जो ब्रेन ट्यूमर के हेडेक्स होते हैं, कई बार क्या होता है, हम ये भी देखते हैं कि माइग्रेन के हेडेक्स चल रहे हैं, अचानक से हेडेक कैरेक्टर चेंज हो गया। भाई हेडेक्स तो चल रहे थे पहले से, कुछ टाइम से हेडेक्स बढ़ गए, या कुछ टाइम से हेडेक्स चेंज हो गए मतलब पहले उनको होते थे पूरे दिन, अचानक से अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स होने लगे, सुबह बढ़ गए हेडेक्स। अब इस तरह के हेडेक्स होने लगे, सुबह हेडेक के साथ साथ वॉमिटिंग हो रही है। ऐसे हेडेक्स को ध्यान देना चाहिए, ऐसे हेडेक्स को पहचानना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि माइग्रेन के साथ साथ कुछ और बीमारी क्यों ना हो। बिकॉज इसलिए अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स होते हैं क्योंकि ब्रेन का प्रेशर अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा हो जाता है। कुछ हमारे हार्मोन्स की वजह से जो हमारा ब्रेन का प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है मॉर्निंग आवर्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूमर भी वहाँ पे है। तो इसी वजह से सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स ज़्यादा कॉमन होता है ब्रेन ट्यूमर्स में। ओके, और ये ज़्यादा किन में होता है? मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में या बच्चों में? अनफॉर्चुनेटली मेल्स में डेफिनेटली ज़्यादा होता है ब्रेन ट्यूमर्स कंपेयर टू फीमेल्स। क्या रीज़न हो सकता है इसका? कुछ बहुत स्पेसिफिक रीजंस नहीं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं फीमेल्स में जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमारे ब्रेन ट्यूमर्स होने के लिए। बट डेफिनेटली आंकड़े कहते हैं कि मेल्स में ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू फीमेल्स। ओके, और इसका मतलब कितना चांसेस होता है कि सर्जरी के बाद ऑपरेट हुआ तो ये पेशेंट बच जाएगा? देखिए, ब्रेन ट्यूमर के आज के डेट में सर्जरी ऑप्शन इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शन, जो हम लोग हमेशा पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। बिकॉज कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं बहुत अच्छे तरीके से जब हम सर्जरी कर देते हैं ट्यूमर रिमूव हो जाते हैं, बट डेफिनेटली देयर इज अ चांस ऑफ रिकरेंस। चांस ऑफ रिकरेंस मतलब हमने आज सर्जरी की, दोबारा होने के चांस, और ये दोबारा होने के चांस कुछ मरीजों में तो 30 से 35% तक भी होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। ऐसे मरीजों में जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो होने की वजह क्या होती है? अगर हमने ट्यूमर ठीक से ऑपरेट नहीं किया, या ट्यूमर हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, या ट्यूमर जब हमने ऑपरेट किया तो हमने कुछ स्ट्रक्चर वहाँ छोड़ दिया, तो ऐसे में वो ट्यूमर रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट मोस्टली
जब हम ऑपरेट कर देते हैं बहुत हद तक ट्यूमर के रिकरेंस होने के चांसेस नहीं होते। ओके और अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर किसी को पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई किसी को डायबिटीज है या किडनी प्रॉब्लम्स है, तो भी ये ट्रिगर होता है? मेडिकल कंडीशंस पहले से हैं तो ये ट्रिगर होने की वजह नहीं होती, बट हाँ ये ज़रूर है कि अगर किसी को मेडिकल कंडीशंस है पहले में, तो वहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना होता है बिफोर गोइंग टू सर्जरी, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी पेशेंट की प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम, वो भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है, डायबिटीज़ कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सर्जरी पे लेते हैं पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल रखनी है बिफोर गोइंग टू सर्जरी, बट ये ट्रिगर करती हैं ऐसा नहीं है। ओके सर, एक्चुअली मैं एक केस स्टडी कर रही थी जहाँ पर मैंने सुना कि एक व्यक्ति वो नहा रहे थे और आई थिंक उस टाइम पे सर्दियों का टाइम था जी। तो उन्होंने सर के ऊपर जैसे ही पानी डाला उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई जी। क्या रीजन हो सकता है इसका? देखिए ऐसे केसेस हमारे पास भी आते हैं। यूजुअली क्या होता है कि खासकर सर्दियों के टाइम पे, आपने शायद सर्दियाँ ही बोली मेरे ख्याल से। हाँ, सर्दियों के टाइम। सर्दियों के टाइम पे बहुत कॉमनली हम लोग जो देखते हैं स्ट्रोक्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम पैरालिसिस के नंबर्स बढ़ जाते हैं। होता क्या है कि स्ट्रोक के नंबर क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हमारी जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो वेसल्स होती हैं, जो ब्रेन में ब्लड लेके जा रही हैं, वहाँ पे सर्दियों में सिकुड़न होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं सर्दियों में जिसकी वजह से जो हमारी वेसल्स होती हैं, जो मोटी होती हैं, वो पतले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ ऐसी वजह, सर्दियों में ब्लड प्रेशर शूट होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा आपने बताया, किसी ने ठंडा पानी डाला, ब्लड प्रेशर यूटिनली हम लोग नाप पाते नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं कि हम खुद से जाएं डॉक्टर के पास कि हमारा ब्लड प्रेशर देख लो। कई बार हमारे ब्लड प्रेशर हाई रह रहे हैं, हमने नपवाया नहीं, सडनली हमने कोल्ड पानी डाला या कुछ हमने स्ट्रेस इवेंट किया या कुछ भी। मॉर्निंग में अक्सर हम देखते हैं, खासकर स्ट्रोक्स, खासकर जो ब्लीडिंग वाले स्ट्रोक्स होते हैं, जहाँ पे ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, ये खासकर स्ट्रोक्स होते हैं मॉर्निंग आवर्स में, जब सडनली ब्लड प्रेशर शूट करता है और पेशेंट के स्ट्रोक होता है, पेशेंट को पैरालिसिस हो जाती है। अब कुछ 5 से 10% केसेस ऐसे होते हैं जब ज़्यादा ब्लड बह गया, नसें फट गई, वहीं पे ऑन स्पॉट पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर एकदम से ये सारे इवेंट्स होते हैं या कुछ ना कुछ तो सिग्नल उनकी बॉडी में देती होगी ना? सिग्नल्स डेफिनेटली होते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रोक के सिम्टम्स ही कहते हैं, जिसको हम TIAs कहते हैं। ये स्ट्रोक के सिम्टम्स या TIA जो होते हैं, ये लगभग 20 से 25% लोगों में होते हैं। 100 में से 20 से 25 लोगों में ये आते हैं। लेकिन क्या होता है, लोग इग्नोर करते हैं। जैसे कि अगर मैं आज आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स बताऊं, तो एक निमोनिक होता है जिसको हम बी फास्ट कहते हैं। बी फास्ट का मतलब, बी फॉर मतलब बैलेंस प्रॉब्लम, हम चलते चलते अचानक से हमारी चाल लड़खड़ाने लगे। ई का मतलब आई की प्रॉब्लम, अचानक से धुंधला दिखाई देने लगे, डबल दिखाई देने लगे। एफ का मतलब फेस की प्रॉब्लम, अचानक से हम देखें कि चेहरा टेढ़ापन आ रहा है, चेहरे में थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। ए का मतलब आम मतलब अचानक से हाथ या पाँव में सुनपन हो जाए, हाथ उठा ना पाएँ, ग्रिप में दिक्कत होने लगी। एस का मतलब स्पीच, अचानक से हम बोल ना पाए या हम जो बोल रहे हैं सामने वाला समझ नहीं पा रहा है या हमारे शब्द नहीं निकल रहे हैं। टी का मतलब टाइम, उसी टाइम हमें नोट करना है और तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाना है। अब ये बी फास्ट जो निमोनिक है, ये इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो मैंने बताया 20 से 25% में जो वार्निंग सिम्टम्स होते हैं वो यही वार्निंग सिम्टम्स होते हैं। अब कई बार हमने देखा है कि लोग को जब हम स्ट्रोक पेशेंट देखते हैं तो लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब हमें तो कुछ दिन पहले जो है ये प्रॉब्लम हुई थी, अचानक से आवाज़ में खराबी आई, ठीक हो गई, तो हमने ध्यान नहीं दिया। ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वार्निंग सिम्टम जिनको भी आते हैं उनको स्ट्रोक होने के चांसेस मोर देन 30 to 40% होते हैं इन नेक्स्ट 2 वीक्स। इसीलिए ये जो TIA या स्ट्रोक के जो वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि किसी को भी इस तरह के वार्निंग सिम्टम्स आए तो तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। बिल्कुल, आई थिंक यही हमारी ऑडियंस से भी ये गुजारिश रहेगी कि अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। इसके साथ ही डॉक्टर एक और मेरा सवाल है, आपने बताया स्ट्रोक के बारे में और हम ट्यूमर के बारे में बात करें, क्या ऐसा होता है कि स्ट्रोक ट्यूमर की पहली स्टेज है? देखिए, स्ट्रोक की कोई स्टेज नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रोक ऐसी बीमारी होती है जो होता है एक बैक सडन पेशेंट के हाथ पांव काम करना बंद कर दिए, सडन आवाज चली जाए, सडन दिखने में दिक्कत आने लगे, सडन पेशेंट बेहोश हो जाए। ये स्ट्रोक के सिम्टम जो भी होता है वो सडन होता है। ट्यूमर के डेफिनेटली स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि बेनाइन है, मैलिग्नेंट है, उसको भी हम स्टेज के फॉर्म में नहीं बोलते। जब हमारी हिस्टोपैथोलॉजी आती है, जो हमारी बायोप्सी रिपोर्ट आती है, वहाँ पे स्टेजिंग होती है कि स्टेज 1 कैंसर है कि स्टेज 2 कैंसर है, स्टेज 3, स्टेज 4, वो बायोप्सी रिपोर्ट है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके मिथ होती है, जिनके दिमाग में यार ये स्टेज कौन सा है, तो वो स्टेजिंग जो होती है वो बायोप्सी की स्टेजिंग होती है, वो ट्यूमर की स्टेजिंग नहीं होती। ट्यूमर तो हम यही कहते हैं कि बेनाइन है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ओके, आपने बायोप्सी की बात की, फॉर एग्जांपल जो भी सिम्टम्स आपने बताए, अगर किसी व्यक्ति को दिख रहे हैं वो सिम्टम्स, तो किस तरह के टेस्ट कराए जाते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कभी भी हम जो सिम्टम्स हैं उसको इग्नोर ना करें। हेडेक्स हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स हो रहा है,
हमें दिखने में दिक्कत हो रही है, हमारी चाल में लड़खड़ाहट हो रही है, हमें अचानक से दौरा पड़ गया, तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिले। न्यूरोलॉजिस्ट उसी टाइम देख के कुछ टेस्ट लिखता है। जैसे अगर कोई मेरे पास आता है तो हम लोग सिटी स्कैन या एमआरआई लिखते हैं, ज़्यादातर हम लोग एमआरआई लिखते हैं, बिकॉज आज के डेट में एमआरआई की फैसिलिटी बहुत कॉमन है। अब एमआरआई भी आज के डेट में कुछ स्पेशल एमआरआईज भी होने लगे हैं, जैसे हम लोग जिसको फंक्शनल एमआरआई कहते हैं, एमआर परफ्यूजन कहते हैं। ये ऐसे स्पेशल एमआरआईज होते हैं जिनको हम लोग काफ़ी हद तक बता पाते हैं कि ट्यूमर किस टाइप का हो सकता है। अब हमने एमआरआई किया, तब हमने देखा कि यार ये एमआरआई में हमें पता चल गया कि ये ट्यूमर दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इसको हम ऑपरेट करें। अगर हम उसको ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो आज के डेट में बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज हमारे पास ब्रेन मैपिंग का ऑप्शन है, ब्रेन मैपिंग से हम क्या कर लेते हैं, हम बता पाते हैं कि हमारा ये ट्यूमर और आसपास के जो स्ट्रक्चर है अगर वो डैमेज होगा तो कितनी दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से हम वो पहले ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं ताकि उसको हम आसानी से ट्यूमर को बाहर निकाल सकें विदाउट डिस्टर्बिंग आसपास के स्ट्रक्चर को। तो लोगों को एक ये भी मिथ होती है, अरे ब्रेन ट्यूमर हो गया, हम इसको ऑपरेट कैसे करें। बट आज की डेट में बिकॉज ऑफ इतने एडवांसमेंट्स हो चुके हैं, न्यूरो नेविगेशन मशीन से, न्यूरो नेविगेशन मशीन से क्या होता है, हम पूरा 3D स्ट्रक्चर ब्रेन का हम लोग ऑपरेशन रूम के जाने से पहले तैयार कर लेते हैं। हमें पता होता है कि ब्रेन ट्यूमर यहाँ है और अगल बगल का स्ट्रक्चर ये है, तो हमें पता है कि वही चीज़ें हमें बाहर निकालनी है, बाकी चीज़ों को छेड़ना ही नहीं है। तो ये न्यूरो नेविगेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, ये आज के टाइम पे बहुत कॉमनली हम लोग करते हैं। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी का मतलब होता है, पहले हम लोग ओपन सर्जरी करते थे कि हमने पूरा ब्रेन को खोला, सर्जरी की। अब हम क्या करते हैं, वेरी प्रिसाइसली ऐसी जगह पे अगर ट्यूमर कोई बैठा हुआ है जहाँ पे हम सर्जरी नहीं कर सकते, वहाँ पे हम हाई डोज रेडिएशन देते हैं पिघलाने के लिए, तो हम उसको स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी करते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी का मतलब आपने सुना होगा लोग लेप्रोस्कोपी करते हैं भाई, हर्निया के लिए, गॉल ब्लैडर सर्जरी स्टोन के लिए। सेम एंडोस्कोपिक सर्जरी ब्रेन सर्जरी के लिए भी करते हैं। हार्डली 12 मिलीमीटर का होल, इतना छोटा सा होल करके ट्यूमर को निकाला जा सकता है।